हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। मैं इंजीनियर एचआर सारण, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ग्लेड्स, आप सभी का एक बार फिर से ग्लेड्स फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज 1 अप्रैल भी है। ओके, तो देखिए, मैंने जैसा कि बोला था आपको पिछले वीडियो में कि 1 अप्रैल से सारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी रेगुलरली। ओके, तो देखिए आज वार है आपका सैटरडे। ओके, तो हमारी क्लासेस तो होने वाली थी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। लेकिन 1 तारीख का भी बोला गया था, इसलिए मैंने आज ये क्लास लेना ज़रूरी समझा है, ठीक है। लेकिन आज हम ओनली फॉर थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार थ्योरी पढ़ेंगे आज की क्लास में और कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कल संडे है, संडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। और अगला जो सैटरडे और संडे आता है उसको आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अगला आई थिंक 7 तारीख को है शायद, है ना। तो देखिए, आज आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है और आज एफओसी यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की ही क्लास होगी। ओके, बाकी 2 क्लासेज पेंडिंग रहेगी जो कि आपकी मंडे से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज सैटरडे और कल संडे को दोनों दिन में एफओसी की 2 क्लास हो चुकी होगी, ठीक है। आज हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। ओके, ताकि हमको थ्योरी भी याद हो जाए और कल एमसीक्यूज करेंगे तो कल से फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। और इसी में हम शुरुआत में पढ़ लेते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, और देखिए, जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी आज तक कोई कोचिंग वगैरह नहीं किए हैं, ओके, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। ओके, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, चाहे वीडियो को रोक रोक के बनाना पड़े, चाहे कैसे भी बनाना पड़े, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना है, एमसीक्यूज आपको नहीं लिखना है। जितनी भी थ्योरी है वो आपको हाथ से लिखनी चाहिए ताकि आपको पूरी चीज़ें याद रहे। ओके, और बहुत ही शानदार क्लासेज होगी। ओके, और आप चाहो तो किसी भी कोचिंग के मटेरियल से मिला भी सकते हो, उनसे बेहतरीन उनसे 20 ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो, ठीक है, और सारा कुछ क्लास में ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो चीजें आ रही, अंदर जो डेटा आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के जैसे ये मान लीजिए कंप्यूटर है। ओके, और कंप्यूटर के अंदर जो डेटा आ रहा है वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है। और कंप्यूटर से बाहर जो डेटा निकल रहा है वो आउटपुट होता है। सिंपल डेफिनेशन यही है। ओके, सिंपल और सबसे आसान हम कह सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी यही है। आपको याद यही रखना है कि इनपुट क्या होता है, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वो इनपुट है, और जो कंप्यूटर से बाहर जा रहा है वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इनपुट अंदर जा रहा है वो किसी ना किसी डिवाइस की वजह से जा रहा होगा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी है ना, XYZ, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ना, ये सारे होते हैं इनपुट डिवाइस। और ये जो डेटा बाहर जा रहा है हमको वापस दिखाई दे रहा है परिणाम, ठीक है, रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपका क्या, आउटपुट है। और ये आ कहाँ से रहा है, आउटपुट डिवाइस से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाकर भी आपको समझाया है, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक बार इनपुट और आउटपुट क्या है। ओके, देखिए, इनपुट की प्रक्रिया में अव्यवस्थित व संगठित अव्यवस्थित व असंगठित डेटा अथवा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, देखिए, कंप्यूटर को प्रदान कर रहा है बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया में जो भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना या रो फैक्ट्स है, ठीक है, प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, जो भी है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, मतलब बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को प्रदान कर रही है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, इनपुट होता है। अभी देखिए, आउटपुट क्या है, आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त व्यवस्थित परिणाम अथवा सूचना है, ठीक है। अब देखिए, व्यवस्थित क्यों हो रहा है, ये व्यवस्थित इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में आपका सीपीयू आ गया, प्रोसेसिंग यूनिट आपकी आ गई है, बीच में डेटा प्रोसेस हुआ है, इसलिए इनको व्यवस्थित बोला गया है और इनको असंगठित अव्यवस्थित बोला गया है, ठीक है। हम हर जैसे ही डेटा दे रहे हैं, जबकि कंप्यूटर हमको व्यवस्थित करके वापस डेटा दे रहा है, ठीक है। तो जो परिणाम और सूचना जिसे कंप्यूटर बाहरी दुनिया को प्रदान कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर है वो बाहरी दुनिया को दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। आई थिंक इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इनपुट और आउटपुट समझाने का। ओके, तो आप सभी को इनपुट और आउटपुट समझ में आया होगा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें जा रही है वो सारी क्या है, इनपुट है, और बाहर निकल रही है वो क्या है, आउटपुट है। ओके, अब देखिए, इनपुट प्रोसेसिंग के पूर्व की अवस्था है और ये हम इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। आउटपुट प्रोसेसिंग के पश्चात की अवस्था है। ओके, इनपुट इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को प्रदान किया जाता है। मैंने बताया था ना कि इनपुट है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से
कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है और आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बाहर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, इसको समझोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य है वो भी यही है, ठीक है, ये डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए डायग्राम देखते हैं एक बार ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे कोई भी यूजर बैठा है मान लीजिए, ठीक है, ये यूजर है, ओके, और ये मान लीजिए कंप्यूटर यहाँ पर है, ठीक है, ये कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर पड़ा है कीबोर्ड, ओके। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रिंटर और पड़ा है और हमको मान लेते हैं कि एक पेज चाहिए प्रिंट, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से कनेक्ट है, ठीक है, और यूजर यहाँ पे बैठा है कीबोर्ड के सामने। यूजर यानी कि कोई भी जो भी चला रहा है कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को जो भी मैनेज कर रहा है, ओके। अब मान लेते हैं कि कोई पेज हमको प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, कीबोर्ड से यूजर है वो कंट्रोल पी दबाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है, याद रखना आप, ठीक है। कंट्रोल पी जैसे ही दबाएगा तो ये डेटा कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा और फिर क्या होगा, प्रिंट होगा। लेकिन इससे बीच में कुछ ना कुछ तो होगा ना, कंप्यूटर कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तभी तो ये बाहर जा रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पर डेटा क्या काम करता है, यहाँ पर डेटा का प्रोसेस होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। डेटा है वो यहाँ पर मशीन को समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही आपका डायग्राम है। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो डेटा होता है ना उसको रो फैक्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है, और उसको प्रोग्राम भी बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन सूचना होती है, डेटा का जो कलेक्शन होता है ना उसी को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया मानवीय मानवीय भाषा, सॉरी, इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन भी डेटा को ही बोला जाता है, ठीक है। और ये सारी क्या है, अपन इंसान की जो भाषा है वो है, ठीक है। अब हम ये मशीनी भाषा कैसे देंगे, एक इनपुट डिवाइस की थ्रू, ठीक है, यानी कि एक जो इनपुट डिवाइस होता है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है या माउस है, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम जो इंसान है वो कंप्यूटर को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये मशीनी भाषा में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो भाषा दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, मानवीय भाषा दे रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ये जो इनपुट डिवाइस है वो हमारी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और यहाँ से जो डेटा है वो इनपुट के तौर पे जा रहा है। देखिए जो मैंने कंट्रोल पी यहाँ पर दबाया था ना, वो एक प्रकार से क्या था, एक डेटा था, ठीक है। और ये किसके थ्रू जा रहा है, इनपुट डिवाइस के थ्रू जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आ गया सीपीयू के अंदर, ठीक है। ये डेटा आता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ओके। और यहाँ पर डेटा पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस होता है तो ये बाइनरी भाषा के अंदर बाहर निकालता है, बाइनरी भाषा यानी 010101, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब 0101 ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो हमको समझाने के लिए कौन आएगा, हमको समझाने के लिए आएंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है वो इस मशीन की भाषा को समझ जाएगा, कंप्यूटर की भाषा को पूरा समझ जाएगा, ठीक है, 01 की भाषा को समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है कंप्यूटर, ठीक है। अब ये आउटपुट डिवाइस है वो हमको फिर से क्या देगा, मानवीय भाषा देगा, यानी कि हमको समझने लायक भाषा देगा। और यहाँ से मान लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, प्रिंटर है, ठीक है। तो ये जो प्रिंटर है वो हमको एक पेज प्रिंट करके देगा और वो भाषा हमको समझ में आएगी, ठीक है। वही आपका क्या हो गया, आउटपुटिंग हो गया, ठीक है। तो आउटपुट, रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैंने पहले भी समझाया है और आज फिर से समझा रहा हूँ, जैसे गांव में महिलाएं बातें करती है ना, तो वो क्या करती है, पहले डेटा इकट्ठा करती है, यानी छोटी छोटी गुप्त बातें इकट्ठा करती है, ठीक है। फिर उनको प्रोसेस करती है पूरा, ठीक है, और फिर उनको एक रिजल्ट बनाती है, बड़ा सा रिजल्ट, ठीक है, नमक मिर्च लगा के बड़ा रिजल्ट बनाती है और फिर वो आउटपुट देती है, कहने का मतलब है ना। तो यही प्रोसेस वहां पर भी फॉलो होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे अंदाज से अब कोई डाउट बचा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे पूछिए, ठीक है, और नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यही जो मैंने बातें बोली है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। यूजर इनपुट मानवीय भाषा में देता है, देखिए मानवीय भाषा में यूजर क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है, ठीक है। और किंतु कंप्यूटर मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा 0 या 1 समझता है, ठीक है। कंप्यूटर तो भाई 0 और 1 को समझेगा, ठीक है। इसलिए मानव द्वारा मानवीय भाषा में दिए गए डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझने योग्य बिट संकेतों 0 1 में परिवर्तित करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ से मानवीय भाषा दे रहे हैं और यहाँ से कंप्यूटर को समझने के लिए जो मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा जिसको बोलते हैं, वो कौन परिवर्तित करता है, यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस बना रहता है वो करता है, ठीक है। अब बीच में मान लीजिए प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। अब वापिस कंप्यूटर तो वही भाषा देगा, वही 0 1 वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या लगा रहता है, आउटपुट डिवाइस लगे रहते हैं जो कि हमको समझाते हैं कि हाँ भाई
ऐसा कंप्यूटर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ पाए होंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इनपुट प्रोसेसिंग हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, फिर ये जो आउटपुट आता है वो स्टोरेज के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्य होते हैं कंप्यूटर के। जैसे कि अगली लाइन में लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कार्यों में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, ठीक है, आदि सम्मिलित है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कार्यों में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज आदि सम्मिलित है। और कल की क्लास में ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेज अपलोड कर दूंगा, या आज ही 2 क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज ही कर देंगे या तो, है ना, 1 अप्रैल है आज, ठीक है। और आज आपका बैच बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कल एक काम करूंगा मैं, या तो कल 2 क्लासेज अपलोड करूंगा या आज ही 2 क्लासेज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ताकि क्योंकि आज हम तीनों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट तो कर नहीं रहे हैं ना, तो यही सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो या एक काम करेंगे, एक एक क्लासेज ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे, यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम देना एवं प्राप्त परिणाम या आउटपुट को स्टोर करना कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के कार्य करने की प्रक्रिया। जो मैंने पूरा समझाया ना, ये पूरा का पूरा ना, इसी के बारे में बोल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है और कैसे कंप्यूटर की जो काम करने की शुरुआत हो रही है और अंत हो रहा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने देखिए 2 क्लासेज पहले भी मैंने ले चुका हूँ, कंप्यूटर एमसीक्यूज नाम से। उन क्लासेज में भी मैंने बहुत सारा कुछ बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो जो कुछ भी नहीं जानते ना, वो एक बार जरूर वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं और फिर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इनपुट डिवाइस के बारे में समझ के कीबोर्ड को पढ़ लेंगे हम, ठीक है। ताकि हमारे जो कल और परसों के क्वेश्चंस, अगली जो 3 क्लास के क्वेश्चन रहेंगे वो इसी थ्योरी में से रहेंगे। इसलिए इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, मैंने बताया था ना अभी, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझे होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये आप जानते होंगे, जिनको हम छू सके फिजिकली जो है, वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में ऐप वगैरह है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होती है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और देखिए, कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी इनपुट डिवाइस, एक होती है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस, ठीक है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होती है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि वो कंपलसरी है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। जो जो चीजें कंपलसरी है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी होती है। और जो हमारी जरूरत के अनुसार, जैसे कोई चीज होगी, जैसे मान लीजिए ट्रैक बॉल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या मान लीजिए स्कैनर हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हम जरूरत के हिसाब से लगाते हैं ना, वो सारी क्या होती है, सेकेंडरी इनपुट डिवाइस आपकी होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ओके। मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइसेस, तो ये क्या होती है ये भी एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट रुकना भी, मेरा कॉल आ रहा है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्राथमिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस हो गया और सेकेंडरी इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, थोड़ी सी डेफिनेशन इनकी पढ़ लेते हैं, ओके। इनके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को सरलता से नहीं चला सकते या उससे ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कीबोर्ड और माउस, मैंने बोला था ना कि कीबोर्ड और माउस के बिना तो कंप्यूटर को हम चला ही नहीं सकते, है ना। तो वही आपके क्या हो जाते हैं, प्राइमरी, या इनको मेन यो और प्राइमरी इनपुट डिवाइस इनको बोला जाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम मूलतः मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड व माउस से मिलकर बना होता है। तो एक कंप्यूटर का जो ढांचा होता है पूरा का पूरा, वो किससे मिलकर बना होता है, एक उसके सामने मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस ढांचे के अंदर मिलके एक कंप्यूटर का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते ही है ना। यदि कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट उपकरण नहीं रहेंगे
तो कंप्यूटर का संचालन संभव ही नहीं है, इसी कारण इसको प्राथमिक या मुख्य इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ये वे इनपुट डिवाइस है जिनके बिना कंप्यूटर को संचालित तो किया जा सकता है, पर यदि हम अपनी जरूरत के आधार पर एक विशेष प्रकार के डेटा को इंटर या इनपुट करना चाहते हैं तो इनका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो बात है ना कि डेटा को इंटर या इनपुट करना ना, तो भाई इनपुट डिवाइस है तो डेटा को इंटर करने के लिए यूज करते हैं ना, तो वो हमारी जरूरत के लिए अगर करना पड़े तो वो सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। लेकिन है तो दोनों ही इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड माउस भी इनपुट डिवाइस है और ये सारे भी इनपुट डिवाइस है, जैसे स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कार्ड जॉयस्टिक और ये कार्ड रीडर हो गया। ठीक है, तो ये जो इनपुट डिवाइस है ना, सारे के सारे ना आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके आईए में 12 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस के हैं, ओनली फॉर, है ना, जो ओवरव्यू ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, तो 12 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, कम से कम 7-8 क्लास तक हम इनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, 7-8 क्लास में हम इनको पूरा कर देंगे। ठीक है, और आज तो जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बहुत सारी और कल क्वेश्चन करेंगे, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। जैसे पहले हम उसी क्लास में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसी क्लास में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो जो भी देखिए, जो पुराने स्टूडेंट है, मान लीजिए 1 बार 2 बार आपने पढ़ रखा होगा ना, तो उनका तो बहुत अच्छा है, उनका रिवीजन हो रहा है बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पीड से, है ना, और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा। ओके, चलते आगे, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइसेज के बारे में, और कौन कौन से इनपुट डिवाइस एक बार पढ़ने हमको वो देख लेते हैं। तो अभी आज के लिए तो हम कीबोर्ड पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत माउस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर माउस को आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 2-3 क्लास जब कीबोर्ड की हो जाती है, एमसीक्यूज की, है ना, उसके बाद में हम माउस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज तो कीबोर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद माउस पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्या आपके इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ट्रैक बॉल और ये लास्ट में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले स्कैनर पढ़ लेंगे, ओसीआर, बीसीआर और एमआईसीआर। ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, और एमआईसीआर बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, और एससीआर हो गया और ओएमआर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, जोयस्टिक, लाइट पेन। ठीक है, और ये सारे तो क्या आपके पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो आपने कीबोर्ड देखा भी होगा। ओके, तो कीबोर्ड इस टाइप से कुछ होता है। ओके, और कीबोर्ड में देखिए इस टाइप से कीज आपके सामने आती होगी, है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती है, और वैसे भी हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, और ये स्क्रॉल, नंबर लॉक, ये टगल कीज होती है। ओके, तो ये सारी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये देखिए अल्फाबेटिक कीज हो गई 26 की 26, है ना, ये इस टाइप से कीबोर्ड होता है, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा तो ये वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और आप आईए की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कीबोर्ड ना देखा हो ना। तो आगे बढ़ते हैं, और देखिए अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कीबोर्ड की जो मेन मेन जो बातें हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर आपको इनपुट डिवाइस पूछी जाए ना, तो वो क्या होती है, कीबोर्ड होती है। ठीक है, और देखिए जो कीबोर्ड है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये हमने अभी भी पढ़ाई था शुरू में, है ना। तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड और माउस होते हैं। ठीक है, तो उनको प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, और देखिए कीबोर्ड को बोलते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। दो डिवाइस होते हैं, एक तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस, एक होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ठीक है, देखिए ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ठीक है, जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ऑफलाइन क्या होते हैं, ऑफलाइन सीधे तौर पे कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, उनको अलग तरीके से इनपुट कनेक्ट किया जाता है, जैसे डिजिटल कैमरा का उदाहरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो आविष्कार है वो किसने किया, अब एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का आविष्कार, तो इसका आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। ठीक है, और कब किया गया, 1868 में। ठीक है, तो इनमें देखिए कीबोर्ड का जब क्वेश्चन आता है तो क्या आता है पता है क्या, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन कौन से सही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या बोला देखिए, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को कीबोर्ड का जनक। ठीक है, तो कीबोर्ड का जनक किसको बोला गया है, फाउंडर ऑफ कीबोर्ड किसको बोला गया है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को बोला गया है। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड का आविष्कारक भी इनको ही कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है देखिए, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस भी क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, और ये प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, यानी कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ओके, और कीबोर्ड कैसा है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, जिसे कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। अब देखिए इनपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या होता है, ये
कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होकर इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, ये सीधे डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्या होते हैं, ये कंप्यूटर से डायरेक्टली या सीधे तौर पर कनेक्ट ना होकर इनपुट प्रदान करते हैं, ठीक है, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया। ओके, तो ये बातें हमने कर ली थी, आगे बढ़ती है। ओके, थोड़ी सी देखिए थ्योरी को अगर हम ध्यान से देख भी लेते हैं ना, थोड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड होता है सीयूआई, ठीक है, सीयूआई पद्धति पर आधारित होता है, जबकि माउस होता है जीयूआई पर, ठीक है। जीयूआई पर क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सीयूआई क्या होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। और ये किस लिए होता है, देखिए कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि अक्षरों में इसको किस लिए यूज करते हैं, अक्षर लिखने के लिए यूज करते हैं ना, तो इसलिए करेक्टर और यूजर का इंटरफेस हो गया, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये आप समझे होंगे। ओके, और देखिए ये जो कीबोर्ड होता है वो होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, पेरिफेरल इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है वो भी एक बार जान लेते हैं। ओके, तो पेरिफेरल डिवाइस होता है जो जो सारे जो डिवाइस होते हैं ना, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ठीक है, जो सीधा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से जितने भी सारे कनेक्ट होने वाले डिवाइस है ना, उन सबको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस आपको बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस हो गया, ठीक है। जितने सारे डिवाइस होंगे ना इनपुट आउटपुट ना, जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, पेरिफेरल डिवाइस होंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड भी आपका क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। तो अब बढ़ते थोड़ा सा, सीओई पर कार्य करने वाले यूजर को प्रत्येक कार्य या ऑपरेशन हेतु कमांड याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सीओई पर आधारित क्यों होती है, क्योंकि पूरी जो कीबोर्ड में होती है वो सारी चीजें क्या होती है, कमांड पर आधारित होती है, जबकि जीयूआई क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोई कमांड नहीं होती है, उसमें एक जो ये कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, उसी को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है। ओके, देखिए जो एक बार नया स्टूडेंट है ना, उसको थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 5-7 क्लास लोगे ना, जैसे ही आप एमसीक्यूज करोगे ना, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल एकदम मस्त हो गए, एकदम क्लास को देखिए, और बहुत सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। ऐसी एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं जो आपकी कहीं और मिल जाए, ऐसा हो जाए कि सर ने पढ़ाया नहीं, कम पढ़ा दिया, वैसा कुछ नहीं है। पूरी चीजें पढ़ाई जाएगी, और जो जो एग्जाम में आएगी वो सारी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की है। ओके, आराम से पढ़िए, ठीक है। और देखिए जैसे डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड, डेटा कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कमांड आती है ना, तो ये इसलिए इनको क्या बोलता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कीबोर्ड को बोला जाता है, ठीक है। इसके सिद्धांत पे कार्य करती है। ओके, और देखिए कीबोर्ड क्या है, एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये तो याद हो ही जाएगी लास्ट तक आते आते। ओके, और देखिए पेरिफेरल इनपुट डिवाइस क्या होता है, वे है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर इनपुट प्रदान करती है, ठीक है। तो ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस वही हो गया, कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आउटपुट देती है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त कीबोर्ड को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। देखिए कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होते हैं ना, उनको दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो हो गया सीरियल कीबोर्ड, एक हो गया पैरेलल कीबोर्ड। अब देखिए सीरियल कीबोर्ड क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था ना, बाइनरी डेटा 0 और 1, ठीक है। ये बिट बाई बिट यानी कि श्रेणी क्रम में ये चीजें जा रही हो, ठीक है, जैसे ऐसे जा रही हो ना। और पैरेलल वाले में क्या होगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल जाएगा, ठीक है, यानी कि अलग अलग तारों से वो डिजिट है वो जाएगी, ठीक है। और ये एक ही तार से एक के बाद एक जाएगी, ठीक है, यही बात होगी। देखिए इस प्रकार के कीबोर्ड द्वारा इंटर किए जाने वाले डेटा 0 तथा 1 की बिट्स को एक ही तार द्वारा बिट बाई बिट श्रेणी क्रम में कंप्यूटर को सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका सीरियल कीबोर्ड। और पैरेलल कीबोर्ड क्या होता है, अलग अलग तारों द्वारा, ठीक है। इस प्रकार के कीबोर्ड कंप्यूटर में इंटर किए जाने वाले डेटा 0 तथा 1 की बिट्स को अलग अलग तारों की सहायता से एक साथ कंप्यूटर को सेंड किया जाता है, यानी कि ये जब पहुंचेगा ना तभी ये भी पहुंच जाएगा, ठीक है। 0 जब पहुंचेगा 1 भी तभी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप समझे होंगे। ओके, आगे बढ़ते ही देखिए कितना आसान आसान है ना, और कीबोर्ड तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड की जितनी सारी कीज है ना, उनको समझते हैं। कीज क्या होते हैं, जो बटन रहते हैं ना ऊपर, है ना, वही सारे आपके क्या होते हैं, कीज होते हैं। और इनमें भी बहुत सारी कीज अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखिए अब पढ़ते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में बहुत सारी कीज होती है, ठीक है, और सॉरी कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, मैंने शुरू में आपको कीबोर्ड दिखाया भी था, ठीक है। अब देखिए 26 तो उसमें क्या होती है, वर्णमाला वाली कीज होती है, ठीक है। और टोटल बटन पहले होते थे 104, और आजकल आते हैं 108 बटन वाले कीबोर्ड, ठीक है। तो वर्तमान में जो कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो कितने होते हैं, 108 होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कंप्यूटर में जो लाइनें होती है, 3 लाइनें, देखिए कीबोर्ड को देखिए एक बार,
ध्यान से देखिए इस कीबोर्ड को। देखिए इसमें जो लाइन है ना तीन, एक तो ये वाली लाइन होगी, ये वाली, ठीक है, QWERTY, ये नाम आप रट लो, QWERTY, ठीक है, QWERTY, QWERTY, ये नाम दिख जाए ना, इसका मतलब कीबोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी पहली लाइन, ऊपरी लाइन, ठीक है। और ये आपकी होती है मेन लाइन, ASDFGHJKL वाली, ठीक है। और फिर होती है ये, मतलब तीन लाइनें होती है इसके अंदर, ये जो वर्णमाला वाली होती है, ठीक है। तो एक तो होती है अपर रो, ठीक है, और एक हो जाती है लोअर रो, और एक हो जाती है मिडिल वाली रो, ठीक है। तो जो अपर रो होती है ना उसको बोलते हैं QWERTY, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। प्रत्येक कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में 108 कुंजी वाले कीबोर्ड भी प्रयुक्त होते हैं। इन कीज में 26 तो वर्णमाला वाली कीज होती है, ठीक है। अब देखिए वर्णमाला वाली जो कीज है ना, A to Z, ठीक है, उसमें क्या होता है, तीन रो होती है, तीन रो मैंने अभी भी दिखाई है आपको, है ना। जो ऊपर वाली रो होती है ना, वो होती है ये QWERTY होती है, ठीक है। इसी के आधार पर कीबोर्ड को QWERTY बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप समझे ना। अब देखिए कीबोर्ड में ये QWERTY ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखा है ABCDEF, है ना। तो ये किस लिए किया है पता है क्या, कंप्यूटर की जो टाइपिंग है ना उसको हार्ड बनाने के लिए ये पद्धति इन्होंने अपनाई है, ठीक है। आगे देखिए QWERTY की कीबोर्ड लेआउट का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है ना। तो QWERTY स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर कीज की व्यवस्था है जो मूल रूप से टाइपिंग को कठिन बनाती है, ठीक है। तो टाइपिंग को कठिन बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जो A to Z जो वर्णमाला है उनको लिखा गया है, वही आपकी क्या होती है QWERTY, ठीक है। तो QWERTY के बारे में आप आराम से समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो और बताता हूँ, देखिए एक बार ध्यान से, जो ये वाली की है ना इनको बोला जाता है नेविगेशन की, ठीक है। और जो ये होम है और एंड है, पेज अप और पेज डाउन, ठीक है, इनको भी साथ में क्या बोला जाता है, नेविगेशन कीज इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है, ये आपकी होती है नेविगेशन कीज। याद रखना आपको, ये सारी क्या नेविगेशन कीज, ये तो होती है नेविगेशन, ठीक है। उनके साथ में होम एंड पेज डाउन पेज अप, ये भी आपकी क्या होती है, नेविगेशन कीज होती है, ठीक है। तो ये नेविगेशन कीज के बारे में भी आप समझ पाए होंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित एरो कीज वो चार होगी, जैसे ये वाली थी ना, ऐसे करके, है ना, एरो कीज होगी। और ऊपर वाली थी होम बटन, ठीक है, एक था एंड बटन उसके नीचे, है ना, और उसके साइड में था पेज अप और एक था पेज डाउन, ठीक है। तो ये सारी की सारी कीज क्या होती है, नेविगेशन कीज की श्रेणी में आती है, ठीक है। ये सभी कीज कर्सर को मूव करने हेतु प्रयुक्त होती है। इनको नेविगेशन कीज क्यों बोला जाता है, क्या पता है क्या, जो होम होम की है ना वो भी कर्सर को ऊपर नीचे करती है, यानी कि सीधा होम होम में चले जाते हैं, ठीक है। जो भी ये जो कर्सर है ना, इस तीर तीर टाइप का ना, जो माउस हम घुमाते हैं तो कर्सर घूमता है ना, वो जो कर्सर का जो भी कीज काम कर रही है ना उन सबको क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलती है, ठीक है। तो कर्सर को यही मैनेज नहीं करती, ये भी मैनेज करती है, जैसे होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, तो ये सारी कीज भी आपकी इसको कर्सर को मैनेज करती है, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या छोड़ने पर प्रोसेस हेतु संकेतक के रूप में विशेष प्रकार का कोड उत्पन्न होता है, जिसे अनुदेश कूट या की कोड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एक राजस्थान पुलिस में एग्जाम हुई थी, उसमें आया हुआ है 2020 में, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना कि की कोड क्या होता है, ठीक है। तो की कोड क्या होता है, जब हम कोई की को हम दबाते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, की कोड बोलते हैं, या अनुदेश कूट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो फिर से आपके कंप्यूटर कीज ही है, अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन कीज और मॉडिफायर कीज और ये संशोधन कीज, ये कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से हम कीबोर्ड पे आते हैं। तो देखिए ये जितनी सारी की है ना, जैसे शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडो हो गया, एल्ट हो गया, ठीक है। तो ये जितनी कीज है ना, ये वाली चार कीज है ना, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है। और इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं संशोधन कीज, ठीक है। अब देखिए दो कीज हमने पढ़ ली, एक तो ये नेविगेशन की पढ़ ली, और एक हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर कीज या संशोधन कीज, ठीक है। यही देखिए यही नाम है इनके, जैसे कॉम्बिनेशन कीज हो गया, मॉडिफायर कीज हो गया, और संशोधन की कुंजियां हो गई, ठीक है, तो हिंदी में हो गई। और ये कौन कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, ठीक है। और विंडो भी इसके साथ में आती है, ओके। तो देखिए
ये क्या है, देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड, एक मिनट, कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित कुछ कुंजियां का अकेले का कोई विशेष कार्य। देखिए ये जो कीज है ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इनको अकेले आप दबाओगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनके साथ में जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ में हम सी दबा रहे हैं, ठीक है, तो तब कोई डेटा क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ में एक्स दबा रहे हैं, ठीक है, तो तब कोई डेटा क्या होगा, कट होगा। अगर कंट्रोल अकेले को दबाते हैं ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुंजियां कुछ अन्य कीज के साथ मिलकर विशेष कार्य करती है। इस प्रकार अन्य कुंजियों के संयोजन से, अर्थात अन्य कुंजियों के साथ संयुक्त रूप से दबाने पर कार्य करने वाली कुंजियों को ये क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना तभी ये काम करेगी, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हमने समझ लिया ना। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ऐसी कीज है जो अकेले अकेले में कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। इनके साथ ये किसी के साथ मिलकर ही काम कर पाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आप समझे होंगे, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कंप्यूटर पर टेक्स्ट लिखते समय यूजर की टेक्स्ट में स्थिति को कर्सर दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए कर्सर क्या, मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया, ओके, तो ये जो कंप्यूटर की जो स्थिति दिखा रहा है ना, इस नाम की स्थिति दिखा रहा है ना, तो ये कौन दिखा रहा है, ये कर्सर ही दिखा रहा है। जैसे ये देखिए कर्सर, कर्सर यहाँ पे है ना, तो ये आपका क्या होता है, कर्सर आपका होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, ओके। आगे बढ़ते ही देखिए कर्सर के बारे में आप समझे होंगे, ठीक है। ये कर्सर माउस माउस में भी होता है और ये कर्सर यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो कर्सर एक ही है वैसे देखा जाए तो ना, तो इसी को, ये जो तीर का निशान होता है कर्सर होता है, और जो बीच में ऐसे करके आता है आई टाइप का ना, तो वो भी आपका क्या होता है, कर्सर होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट की जो भी स्थिति बताती है वो कौन बताता है, कर्सर बताता है, ठीक है। आगे क्या देखिए, कर्सर टेक्स्ट में जिस स्थान पर स्थित होता है वहां पर ब्लिंक करता है, करता रहता है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था ना, देखिए ये ब्लिंक करता रहता है, देखिए, है ना, यानी कि ये टक 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 कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, ध्यान से देखिए इसको ना। तो इसी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं कि ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉगल कीज क्या होती है, इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो टॉगल कीज क्या होती है, एक बार ले चलते हैं फिर से कीबोर्ड पे और देखते हैं टॉगल कीज क्या होती है। देखिए टॉगल की का मतलब क्या है? ये तो होगी कॉम्बिनेशन की, ठीक है, कॉम्बिनेशन की होगी। अब देखिए इसको दबाए रखते हैं और मान लीजिए साथ में दबाते हैं हम, जैसे कंट्रोल को दबाए रखते हैं और ए दबाते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल को हम दबाए रखेंगे, कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होगा, ऑल सिलेक्ट, ठीक है। कंट्रोल को दबाए हुए रखेंगे और ए दबाएंगे, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, ऑल सिलेक्ट होगा। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे देखिए शिफ्ट को दबाए हुए रखेंगे और मान लेते हैं डी दबा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल डी आएगा ना। जैसे शिफ्ट को दबाए हुए रखते हैं और जी दबा देते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल जी, है ना। तो अभी मान लीजिए हमको, मान लीजिए शिफ्ट नहीं दबाना है और हमको कैपिटल भी लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, कैप्स लॉक से, ठीक है। कैप्स लॉक जैसे ही दबाएंगे वैसे ही हमारी ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, कैपिटल में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको मैंने क्या किया, एक बार दबा के छोड़ दिया, लेकिन इसको मैं दबाए हुए रख रहा था, है ना। तो ये जो दबा के एक बार छोड़ दिया ना, मतलब ऑन या ऑफ वाला इसमें इफेक्ट है। यानी कि एक जैसे हमारे घर में स्विच होता है ना, उसको एक बार ऑन कर देते तो लाइट आ जाती है ना, ऑफ करते ही लाइट चली जाती है, वही बात है। जैसे इसको ऑन कर दिया ना तो ये क्या आएगा, कैपिटल में कर देगा पूरी की पूरी कीबोर्ड को, ठीक है। और जैसे ही इसको बंद कर देंगे वापस, है ना, एक बार और दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बटन होते हैं ना, इनको बोलते हैं टॉगल कीज, ठीक है। जैसे एक ये हो गया स्क्रॉल लॉक हो गया, एक हो गया नम लॉक हो गया, ठीक है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ठीक है। तो ये सारी की सारी कीज क्या होती है, टॉगल कीज होती है, ठीक है। तो हमने तीन कीज यहाँ पर देख ली है, टॉगल कीज, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अलग नाम इनका होता है लॉक कीज, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमने नेविगेशन कीज देख ली, एक हमने कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफायर कीज देख ली, या इसी को बोलते हैं संशोधन कुंजियां हिंदी में, ठीक है। और तीसरी हमने देख ली टॉगल कीज या लॉक कीज, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंडिकेटर कीज, ठीक है, इंडिकेटर कीज, ओके। देखते हैं एक बार नोट्स में, समझ में आ रहा है क्या आप सभी को, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में, ओके। और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी बताइएगा, ओके। देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित वो कीज जिनका उपयोग किसी विशेष फंक्शन को चालू या बंद करने हेतु किया जाता है, यानी कि स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऑन या ऑफ, है ना। अर्थात इन कीज द्वारा दो कार्यों को के बीच स्विच किया जाता है, ठीक है, दो कार्यों के बीच स्विच किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बार कैपिटल कर दिया, एक बार स्मॉल कर दिया, ठीक है। तो ये जो दो कार्य अलग अलग, इनको मतलब एक बार ऑन करते हैं तब तो कैपिटल हो जाता है, ऑफ करते ही ऑफ करते क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है ना। तो ये जो कीज होती है ना, ये होती है टॉगल कीज, ठीक है।
इन कुंजियों को टॉगल कीज या इंडिकेटर कीज या लॉक कीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिकेटर की भी दिख सकता है क्वेश्चन में, लॉक की भी आपको दिख सकता है, टॉगल कीज भी आपको दिख सकता है। और कौन कौन सी है देखिए, कैप्स लॉक है, नम लॉक है और स्क्रॉल लॉक है। ठीक है, और इन सबसे क्या होता है देखिए, इसको ऑन करने पर सभी अक्षर कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ध्यान में होगा भी, है ना, जो भी यूज करते हैं कंप्यूटर। नम लॉक क्या होता है, इसको ऑन करने पर न्यूमेरिक कीपैड की न्यूमेरिक कीज का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो नम लॉक है ना, इसको हम ऑन करेंगे ना तभी ये काम करेगी। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये सब है ना, तो ये तभी काम करेगा जब नम लॉक ऑन होगा। ठीक है, जैसे ही नम लॉक ऑफ हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, और इनके जो इस कीबोर्ड में जो लाइट्स है वो यहाँ पर जलती है। जैसे ये नम लॉक हो गया, ये स्क्रोल लॉक हो गया और ये कैपिटल लॉक हो गया। ठीक है, कैप्स लॉक हो गया। ठीक है, तो ये बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाम लॉक हो गया, ऐसे ही स्क्रॉल लॉक हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल सीट पर स्क्रॉल बार को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, आई थिंक और भी कीबोर्ड कीज है, उन्हीं को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। देखिए कीबोर्ड पर यूजर किसी अक्षर को शिफ्ट की के साथ दबाता है तो वह अक्षर कैपिटल लेटर हो में टाइप होगा, किंतु अब देखिए मैंने अभी बताया था ना कि शिफ्ट के साथ में कुछ भी दबाएंगे ना, शिफ्ट के साथ में ना, जैसे मान लीजिए शिफ्ट दबाया हुआ रखेंगे और साथ में मान लेते हैं ए दबा देते हैं। ठीक है, तो ये ए है वो कैपिटल आएगा ना कि स्मॉल। ठीक है, और देखिए किंतु, किंतु क्या है, किंतु ये है कि टॉगल की को ऑन करके लिखने पर सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है। यानी कि टॉगल की ऐसी की है जिसको एक बार दबा दो और उसके बाद में टाइप करो, जैसे ए बी सी डी जो भी टाइप करना है ना, ए एस डी एफ जो भी टाइप करना है वो सारा क्या होगा, कैपिटल में होगा। लेकिन शिफ्ट शिफ्ट वाले केस में क्या, शिफ्ट को आपको दबाए रखना पड़ेगा एक बार। मतलब ऐसा नहीं है कि शिफ्ट को दबा के छोड़ दिया तो हो गया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की, यानी कि इनके साथ में दबाना पड़ता है और इनको बोलते हैं टॉगल कीज या लॉक कीज, लॉक बोल सकते हैं ना। इंडिकेटर कीज, जैसे हम सड़क पे चल रहे इंडिकेटर देते हैं ना, तो एक बार के लिए इंडिकेटर देते हैं फिर इंडिकेटर ऑफ करते हैं ना, तो वही बात हो गई। ठीक है, तो ये सारा आपको याद होना चाहिए कि इससे शिफ्ट की को बार बार दबाने की समस्या नहीं रहेगी, है ना। कैप्स लॉक की वजह से जो शिफ्ट की बार बार दबाने की समस्या है वो आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ की प्रारंभिक लाइन के शुरू अर्थात डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए किसका यूज करते हैं, होम की का, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, शुरू में जाने के लिए तो किसका, होम की का, और एंड में जाने के लिए एंड की का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजर किसी डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहा है तो बैक स्पेस के प्रयोग, अब देखिए बैक स्पेस और डिलीट का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जो बैक स्पेस और डिलीट है, देखिए एक बार मैं इसको साफ करता हूँ पूरे को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो बैक स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है डिलीट की। ओके, इन दोनों का क्या कार्य है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक नाम मैंने लिख रखा है, जैसे मान लीजिए जो ऊपर नाम लिख रहा है कीबोर्ड, है ना, दिख रहा होगा आपको कीबोर्ड, ये नाम है। ठीक है, और मान लेते हैं कि कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, कर्सर यहाँ पर है। ओके, ये यहाँ पर कर्सर है। ठीक है, अब मैं डिलीट की दबा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं डिलीट की दबाऊंगा ना तो ये जो राइट साइड का अक्षर है ना ये डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो इधर का डिलीट होगा। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है। बैक स्पेस दबाऊंगा तब तो क्या होगा, लेफ्ट का डिलीट होगा, लेकिन डिलीट दबाऊंगा तो राइट का डिलीट होगा। बस आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, तो बैक स्पेस के प्रयोग से कर्सर की वर्तमान स्थिति के बाई और लेफ्ट को ही बोलते हैं। ठीक है भाई, लेफ्ट का एक अक्षर डिलीट हो जाएगा जबकि डिलीट की में क्या होगा, राइट का एक अक्षर डिलीट होगा। तो यही आपको ध्यान में रखना कि बैक स्पेस से तो इधर का डिलीट होगा, कर्सर के, है ना, और डिलीट से इधर का डिलीट होगा। ठीक है, यानी कि राइट का डिलीट होगा किससे, डिलीट की से। ओके, और जबकि बैक स्पेस की से आपका लेफ्ट का डिलीट होगा। ठीक है भाई, कीबोर्ड में स्थित डिलीट बटन दबाने से कोई फाइल या फोल्डर कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चला जाता है। देखिए अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे देखिए ये रही डिलीट की। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई फाइल या फोल्डर पे हमको जाना है। ठीक है, फाइल या फोल्डर आप जानते होंगे जैसा कि है ना, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट फाइल या पीडीएफ फाइल है कोई, मान लीजिए, ठीक है, पीडीएफ फाइल है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई पीडीएफ फाइल मान लीजिए पड़ी है। ओके, अब मान लीजिए इस पीडीएफ फाइल को मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के दो रास्ते हैं मेरे पास, है ना। एक तो शिफ्ट के साथ में शिफ्ट दबाए रखूं और डिलीट दबा दूं, जैसे ही शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के रखूंगा और डिलीट दबा दूंगा तब तो ये परमानेंटली मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी, यानी कि स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी। मैं इसको वापस नहीं ला सकता चाहकर भी। ठीक है, लेकिन मैं खाली डिलीट अगर दबाता हूँ तो ये जो पीडीएफ है वो चली जाएगी रिसाइकल बिन में। ठीक है,
रिसाइकल बिन में, जिसको मैं वापस रीस्टोर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार हम नोट्स में भी चलते हैं। तो देखिए, फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट कर होकर रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर डिलीट हम सीधा दबाएंगे तब तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, वहां से वापस कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, जबकि शिफ्ट प्लस डिलीट के प्रयोग से फाइल या फोल्डर स्थायी तौर पर कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, जो कि रिसाइकल बिन में नहीं मिलता है हमको। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी शॉर्टकट कीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी शॉर्टकट की होती है जिनको हमको याद नहीं रखना है सारी को। ओके, और याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है ना वो हम एक बार याद रख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने 3-4 बार बोल भी दिया है कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है क्या, बोलिए, कॉपी है ना। और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट, और कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट। ये तीन तो आपको याद रखनी है, और वैसे भी याद ही होती है, एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है ना। अब देखिए, और आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस पी याद रखना है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं। ठीक है, और देखिए एक आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस F2, इससे क्या आता है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ये काम में आती है। ठीक है, आगे भी मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई को भी देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड का तो मतलब होता है अंडू। अंडू मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी मैंने मान लीजिए HARI हरी, RAM राम, SRN सारन, मान लीजिए मैंने ये नाम लिखा है। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा क्या होगा, ये एन हटता जाएगा, फिर ए हट जाएगा, फिर आर हट जाएगा, ए हट जाएगा, एस हट जाएगा। ठीक है, ऐसे हटता जाएगा, यानी कि अंडू होता जाएगा, यानी कि पीछे का सारा हटता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए मैं कंट्रोल वाई दबाता हूँ, मान लीजिए यहाँ तक हट गया सारण तक, है ना। कंट्रोल वाई से क्या आएगा, ये एस वापिस आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये आर आ जाएगा, है ना। जो एक्शन हमने अंडू किया ना, वो हम वापिस रीडू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल वाई का। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मान लीजिए आपने अंडू कुछ किया ही नहीं, तो क्या रीडू हो पाएगा। मान लीजिए आपने कुछ हटाया ही नहीं, अंडू आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तो कंट्रोल वाई से आपको आपका वापिस रीडू होगा कि नहीं होगा, अगर कुछ किया ही नहीं तो, है ना। तो कुछ नहीं कर रहे अंडू, तो रीडू नहीं होगा। ठीक है भाई, है ना। तो पहले आपको अंडू करना पड़ता है, फिर आपका रीडू होता है। ठीक है, यानी कि पहले आप कुछ डिलीट करोगे या कुछ वापिस जाओगे कुछ दूरी पे, तभी आप वापिस आ पाओगे। ठीक है, ऐसे तो चल रहे हो तो रीडू कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी। ओके, अब देखिए एक आपके सामने आता है विंडो प्लस PRTSER, जो हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक है, तो अगर विंडो के साथ उस की को दबाते हैं ना, तो आपका क्या लिया जाता है, स्क्रीनशॉट आपका लिया जाता है। ठीक है, और मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा शॉर्टकट की का, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे। ओके, और उसके बाद में क्या है, देखिए कंप्यूटर में खुली हुई विभिन्न एप्लीकेशन जो टास्क बार में दिखती रहती है। अब देखिए एल्ट प्लस टेब, ठीक है, एल्ट के साथ टेब, ये बहुत थोड़ा सा, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, दिख ही नहीं रहा है कुछ। अब देखिए, जो ये एल्ट प्लस टेब है ना, एल्ट प्लस टेब, इससे क्या होता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने वो खोल रखा है, वेब ब्राउजर खोल रखा है, ठीक है, क्रोम खोल रखा है। ओके, और इधर मान लीजिए मैंने पावर पॉइंट भी खोल रखा है साथ में। ठीक है, और साथ में मैंने मान लीजिए खोल रखा है MS वर्ड खोल रखा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने खोल रखी है, और अभी मैं फिलहाल मैं मान लीजिए इसमें हूँ, किसमें, क्रोम में। ठीक है, अब क्रोम से सीधा मैं चला गया मान लीजिए वर्ड के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को जाना है वापस क्रोम के अंदर, तो आपको क्या करना है, सिंपली एल्ट एल्ट के साथ आपको क्या दबाना है, टेब दबाना है। ठीक है, जैसे ही आप एल्ट के साथ टेब दबाओगे, आप सीधे वहां पर चले जाओगे, ये रहा एल्ट और ये रहा टेब। ठीक है, तो एल्ट के साथ जैसे ही आप टेब दबाते हो, तो जो लास्ट जो एक्शन हुआ था ना, उसके अंदर आप चले जाओगे। ठीक है, लास्ट जो प्रोग्राम था उसके अंदर आप चले जाओगे। ठीक है भाई, तो यही बात है। देखिए, कंप्यूटर में खुली हुई विभिन्न एप्लीकेशन जो टास्क बार में दिखती है, टास्क बार क्या होता है पता है क्या, ये जो नीचे की रहती है ना, नीचे, है ना, उसी को टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, उनमें एक से दूसरे पर जाने हेतु, अर्थात एक एप्लीकेशन विंडो से अन्य विंडो पर, जैसे इसमें काम कर रहा था तो इसमें जाने के लिए, या इसमें जाने के लिए, तो क्या करते हैं, हम एल्ट प्लस टेब दबाते हैं। ठीक है, एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, कंट्रोल प्लस ESC से क्या होता है, ESC, ई से, है ना। तो ये ESC बटन कहाँ पर है वो भी दिखाता हूँ मैं, ESE नहीं है, ये ESC है। ओके, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, ये देखिए ये ESC है। ठीक है, ये वाला, है ना। अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर ESC दबाते हैं तो क्या होता है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या खुलेगा, विंडो खुलेगा, जो विंडो की से जो काम हो रहा है ना, वही किससे हो जाएगा, आपका कंट्रोल प्लस ESC से हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ES
सी हो गया, ठीक है, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कंट्रोल प्लस ESC का मतलब आप समझे होंगे, मेनू लिस्ट आपका खुलेगा, ठीक है, मेनू लिस्ट आपका खुलेगा, ठीक है। अब देखिए Alt प्लस F4 का क्या मतलब होता है। Alt प्लस F4 का एक तो मतलब होता है कि आपको जब कंप्यूटर को बंद करना हो तब आप सीधा Alt प्लस F4 दबाओगे, तो कंट्रोल ये जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, पीसी आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, शट डाउन आपका हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है। एक मान लीजिए मैं इन्हीं तीनों में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए अभी 8% में इसमें काम कर रहा हूँ वर्ड के अंदर, ठीक है, MS वर्ड के अंदर, तो मेरे को MS वर्ड अभी का अभी बंद करना है, तो क्या करूंगा मैं, सीधा Alt प्लस F4 दबाऊंगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो यही है, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बंद करने अर्थात संपूर्ण विंडो को बंद करने के लिए Alt प्लस F4 कमांड प्रयुक्त की जाती है। नोट, यदि आपने एक ब्राउजर में अनेक टैब खोल रखे हैं तो Alt प्लस F4 के द्वारा प्रोग्राम एवं इसकी सभी टैब तथा विंडो बंद हो जाएगी, जबकि कंट्रोल प्लस F4 के द्वारा आप जिस टैब पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं अर्थात एक्टिव टैब ही बंद होगी। अब देखिए एक चीज आपको और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्रोम में काम कर रहा हूँ और मैंने 4-5 खोल रखी है, ठीक है, 4-5 टैब मैंने खोल रखी है, ठीक है। मान लीजिए एक तो मैंने RPSC की साइट खोल रखी है, एक मान लीजिए मैंने अधीनस्थ बोर्ड की साइट खोल रखी है, एक मान लीजिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट खोल रखी है ना। तो मेरे को मान लीजिए अभी मैं इसमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ ना, तो कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगा ना, तब तो ये बंद होगा खाली, ठीक है। लेकिन Alt प्लस F4 से तो आपको पता है ये पूरा पूरा प्रोग्राम बंद होता है ना, तो ये सारा का सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये Alt प्लस F4 है और ये कंट्रोल प्लस F4 है, ठीक है। इतनी बातें आप समझे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फंक्शन कीज का तो मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे और साथ में क्लास में भी इनको 3-4 बार पढ़ लेंगे, आगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन कीज एक बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं माउस पे और थोड़ा सा माउस के बारे में पढ़ के आज की क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो चुका है। ओके, देखिए कंप्यूटर माउस क्या है, आज ही पूरा नहीं पढ़ना है ना, आज तो पहला दिन है तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें भी अगर आपको याद होती है तो मैं मानता हूँ कि एक दिन में अगर इतनी बातें याद करती है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब ही नहीं, सिलेक्शन से ऊपर तक जा पाओगे, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट रैंक तक का आप सोच सकते हैं अगर इतनी बातें आप याद कर लेते तो, ठीक है। क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कंप्यूटर माउस क्या होता है, इस टाइप की आकृति इसकी होती है और इसमें जो ये वाला बटन होता है ये लेफ्ट बटन होता है, इसको बोलते हैं राइट बटन और इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। ओके, देखिए जो ये काम करता है ना वो करता है GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, ठीक है। इस प्रणाली पे ये काम करता है और क्यों करता है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और देखिए ये किसको मैनेज करता है, जो कर्सर होता है ना, तीरनुमा आकृति, ठीक है, जिसको पॉइंटर बोला जाता है इसको ना, इसी को मैनेज करने के लिए किसका काम होता है, माउस का काम होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आविष्कार किसने किया है, इंजेलबर्ट, इंजेलबर्ट, ठीक है, DC इंजेलबर्ट आप याद रख सकते हैं, या आप याद रख सकते हैं Cc इंजेलबर्ट। हम कल क्वेश्चन भी करेंगे ना तब भी आएगा है, तो वहां पर भी हमको याद हो जाएगा, ठीक है। और कब किया, 1964 में। अब देखिए कीबोर्ड का तो हुआ था 1868 में है ना, और इसका हो रहा है 1964 में, ठीक है। तो इससे पहले कितना लोगों को कितनी हार्डता से काम करना पड़ता होगा, है ना, कितनी कठिनता से, सॉरी, है ना, कितनी कठिनता से काम करना पड़ रहा होगा 1868 और 1964 के बीच में, है ना। यानी कि 1964 से पहले कोई माउस नहीं था, उनको कीबोर्ड से ही माउस का सारा काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये आविष्कार किसने किया, Cc इंजेलबर्ट, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ माउस भी इसी को ही बोला जाएगा, ठीक है। और देखिए ये GUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। और ये GUI है, पद्धति है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, इस कर्सर को ही मैनेज करना होता है, माउस को इधर उधर घुमाना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड में आपको कमांड्स याद होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कीबोर्ड को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि GUI ऑब्जेक्ट जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइकन, कर्सर, टूल बार एवं बटन आदि का प्रयोग करके यूजर बिना कमांड्स को जाने कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझे होंगे। ओके, माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको क्वेश्चन में भी आगे पूछूंगा, आपको याद रखना है। माउस में किसका उपयोग होता है, जाइरोस्कोप का। ओके, कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस की स्थिति को बताने वाले या माउस की स्थिति को पॉइंट करने वाली माउस पॉइंटर तीरनुमा आकृति कर्सर कहलाती है, ठीक है। वैसे देखिए मैंने आज भी आपको थ्योरी पढ़ाई है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तब भी आपको फिर से मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अभी देखिए ये शुरुआती जो 3-4 दिन है ना, तब तक हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद थोड़ा हम अच्छे लेवल से हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो स्पीड है वो बन पाए, ठीक है। माउस के पॉइंटर की गति बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मीडियम होती है। ये भी मैं क्वेश्चन आपको आगे पूछूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है माउस की गति, मीडियम होती है, ठीक है, जिससे यूजर की कंप्यूटर पर कंट्रोलिंग आसानी से हो सकती है। देखिए बाय डिफॉल्ट तो मीडियम होती है, लेकिन हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी हम इसको कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर माउस मुख्यतः मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस प्रकार के हैं, ठीक है। देखिए ये जो कंप्यूटर माउस होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा होता है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस। वायरलेस को कोडलेस भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे अभी। ऑप्टिकल माउस के प्रकाशीय रूप में कार्य करने के लिए इसमें इंफ्रारेड एवं लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल, देखिए जहां पर भी लेजर किरणों की बात आएगी ना, जैसे आगे हम लाइट पेन की बात करेंगे, ठीक है, तो लाइट पेन भी क्या है आपका, ऑप्टिकल रहेगा, ठीक है। जो भी मतलब जिसमें भी लेजर लाइट्स है या इंफ्रारेड है, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कोडलेस या वायरलेस माउस, ठीक है। तो ये जो कोडलेस या वायरलेस माउस है ना, इसमें भी इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक रिसीवर और ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। रिसीवर से क्या होगा, डेटा रिसीव होगा, ट्रांसमीटर से वापस ट्रांसमिट डेटा होगा, ठीक है। तो देखिए आज के लिए आई थिंक इतना बहुत होगा, मेरे पास नोट्स तो और भी है, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में शायद ये वापस फिर से पढ़ेंगे, और तब तक इतने जितने हमने पढ़ लिए हैं अब तक, उतने एक बार क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, स्कैनर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आज की क्लास कैसी लगी है एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ सके, और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम बना पाए, ठीक है। और देखिए जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, मेरा डायलॉग है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो इसी बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और इसी बार आपको सिलेक्ट होके दिखाना है, ठीक है। और देखिए पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, और भी मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपको टाइपिंग की तैयारी भी करवाऊंगा, ठीक है। जितना भी टेक्निकल पार्ट है वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको एक एक चीज़ आपको करवाऊंगा, ओके। आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है। और कल एक क्लास और कर लेते हैं, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके। तो आज आपकी एफओसी की ही क्लास होगी, कल भी एफओसी की ही क्लास होगी, मंडे से आपकी नेटवर्किंग और जो एक क्लास और है वो आपकी चालू हो जाएगी एमएस ऑफिस की, ठीक है। तो इतनी सारी 3-3 क्लासें जब भी काफ़ी है आपके लिए, ओके। और टाइमिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया पिछले वीडियो के अंदर, ओके। और ओके, तो इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ ली, ठीक है। तो कीबोर्ड हमने पूरा पढ़ लिया लगभग ऑलमोस्ट, है ना। और ये चीज़ें आप पढ़ के आना, और साथ साथ में कोशिश करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी मतलब पढ़ रखे हैं बंदे वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट लीजिए, और अपनी तैयारी बेहतरीन करिए, और जो भी नहीं पढ़ रखे वो एक पॉज करके वीडियो को फिर नोट्स बनाइए, ठीक है भाई, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू दोस्तों।